मैंने ये भी देखा सर, लड़के परफ्यूम लेके आते। सर आप अपनी मोहब्बत को छोड़ के जाओगे क्या? बहुत ज़्यादा चाहता हूँ इस फिटनेस इंडस्ट्री को। क्या फिर माहौल रहता है सर? ऑकवर्ड फील किया, मैंने कहा ये क्या लड़की कैसे आगे जिम में। सर एक तो मोहब्बत वर्ड हटाई है सर उसमें से मैंने तो कैसे पता चलेगा? तो उन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है, जिनको पूरा राजनांदगांव सत्तू भैया के नाम से जानता है। सर आप आँख क्यों मार रहे हो मुझे सर बार बार तो आप 6 फीट के होते आज वो आप समझ जाइए के लिए एक अनमोल है हाइट नहीं बढ़ेगी। एंड आजम ये आप सर सीक्रेट रहने दो। वेलकम टू द पॉडकास्टर। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। मैंने पूछा परिंदे से कैसे बना आशियाना, बोला भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना होता है। नमस्कार, द पॉडकास्टर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदर्शन निषाद और मेरे साथ हैं आज के स्पेशल गेस्ट, जिनके बारे में बताना चाहूँगा। राजनांदगांव में जिम कल्चर की शुरुआत करने वाले फिटनेस आइकॉन, वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और जिम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, छत्तीसगढ़ वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के को सेक्रेटरी, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी। स्वागत करते हैं मिस्टर अमित अजमानी सर जी का। सबसे पहले सर थैंक यू सो मच, आपने पॉडकास्ट चैनल में मुझे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। सर मैं जानना चाहूँगी आपकी शुरुआत कैसे हुई, आपका इंटरेस्ट कहाँ से बना और आप बचपन से क्या ये कर रहे हैं, तो आप बताएं सर हमें। सबसे पहले सर थैंक यू सो मच, आपने पॉडकास्ट चैनल में मुझे इनवाइट किया। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो जर्नी है एक्चुअली ये मेरे पापा जी की देन है, जो मैं आज इस जर्नी में शामिल हुआ और फिटनेस को मैं आज बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, इस फिटनेस इंडस्ट्री को। बहुत पहले मैं आपको ले जाना चाहूँगा, एक्चुअली 1973 में ले जाना चाहूँगा आपको, 1973 में दादाजी ने शुरुआत की जय भवानी वंशाला की, जो कि काफ़ी समय हो गया है, लगभग आज 51 ईयर्स हो चुके हैं इस बात को, 51 साल। एंड वहाँ पर देसी दंगल जो अखाड़ा मैं कहूँगा, जहाँ मिट्टी का गोदा हुआ करता है। आज के ज़माने में हम कहेंगे कि रेसलिंग, जैसे अब अभी अपना ओलंपिक हुआ जिसमें लोग रेसलिंग जो करते हैं, हमारे इंडियन प्लेयर्स जो गए हैं पार्टिसिपेट किए, वहाँ गद्दा होता है फोमिंग का, जिसमें उन्हें चोट नहीं लगती। एंड पहले जो हुआ करता था वो मिट्टी का गोदा हुआ करता था, तो वो अखाड़ा हमारा था। एंड वहाँ पर मुझे पापा जी लेके जाया करते थे अपने साथ में। मैं अराउंड 4 या 5 साल का शायद होऊंगा, तब मुझे पापा ले जाया करते थे एंड मैं पहलवानों को देखता था जो। और वहाँ सबसे अच्छी बात जो मतलब बोलूँगा कि जो देसीपन, कि वहाँ लोग अखाड़ा कर रहे हैं और बाजू में भैंस बंधी होती थी, भैंस बंधी है वहाँ पर, वो चारा भी खा रही है और मुझे कहने में थोड़ा वो लग रहा है कि वो गोबर भी वहाँ कर रही है। तो हमारे पहलवान इतना एक्सपर्ट हुआ करते थे कि वो पहलवानी के बाद गोबर वो पूरा साफ़ सफाई कर रहे हैं जिम की, उसके बाद वो ताज़ा दूध निकाल रहे हैं भैंस से, एंड उसे सब अपना मिल के पहलवान लोग अपना डाइट ले रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी डाइट को। एंड वही दूध वो ले जाके फिर घर में उसको घी के तौर पे भी यूज़ करते हैं। तो वो पहलवानों का दौर कुछ और था और डाइट मतलब उनके पहलवानों का ग्रोथ देखने को बनती थी। वहाँ से मुझे कुछ अंदर से फील हुआ कि अब था मैं बहुत छोटा, पर लगा मुझे हाँ मुझे भी यार पहलवानी करनी चाहिए। बस पापा जी के साथ साथ मेरी जर्नी शुरू हुई, वहाँ से फिर स्टार्टअप हुआ सर मेरा। कैरियर इसी में बनाना चाहते थे कि एक शौक था उस समय, इसलिए आप आगे बढ़ते गए? एक्चुअली होता क्या है सर, मतलब हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई एक हीरो होता है जिसका वो मोटिवेशन बनता है, या एक बोलते हैं ना कि लीजेंड उसकी लाइफ में होता है। तो मेरे लिए मैं कहूँगा मेरे पापा जी थे, वो आज भी मेरे लिए हैं, श्री पुरुषोत्तम अजमानी, जिनको पूरा राजनांदगांव सत्तू भैया के नाम से जानता है। तो वो उनके साथ मैं जिम जाया करता था, तो उनकी नज़रिए से मैं अपनी नज़र को देखता था, उस नज़र से देखता था अपने जिम अखाड़े को। तो अभी मुझे कभी उसमें कुछ वो नहीं लगा कि मुझे ये फील्ड छोड़ना चाहिए या कहीं और इंटरेस्ट मुझे दिखाना चाहिए, क्योंकि पापा जी का इतना ज़्यादा लगाव था ना अखाड़े से। मतलब वो किसी को भी लेके, जैसे उनका मैंने एक बात, मैं उस समय बहुत छोटा था, ज़्यादा मुझे डीपली पता नहीं, मुझे मैंने सुना है कि खुली म्युनिसिपल स्कूल है हमारे जिम के बाजू में, अखाड़े के बाजू में, वहाँ पर लोग खुली हवा में बारिश में लोग कुश्ती कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो पापा जी अपने अखाड़े से एक बंदे को भेजते थे कि जाओ जो वर्कआउट कर रहे हैं खुली हवा में उनको लेकर आओ, उनको कहना हमारे अखाड़े में वर्कआउट करेंगे और कोई पैसा उसका चार्ज नहीं लेंगे। तो वैसे लोग डैडी के साथ जुड़ते चले गए, टीम बनते गई और पहलवान तैयार होते गए। तो उनसे मैंने सीखा और वहाँ से फिर मैंने भी, मुझे लगा कि मुझे पहलवानी ही करनी चाहिए, क्योंकि जिन्स में जो कहते हैं ना बात है, मेरे पापा जी पहलवान, मेरे दादाजी पहलवान, तो मुझे लगा मुझे भी शायद ये फील्ड, और मुझे लगाव भी था। मैंने ऐसे कुछ, मेरे पर फोर्स नहीं था कि बेटा आपको ये करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा लगाव खुद ही उससे हो गया और बस एक चाह थी कि शुरू से कुछ अलग करने की राह मेरी हमेशा से मैंने शुरू से ही पकड़ रखी है, एक लाइन की मुझे अलग चलना है लाइन, तो वो बस वो काम आ गया। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके पिताजी के बारे में मैंने बहुत सुना है और आयरन गेम को लेकर वो बहुत उनका नाम है। डैडी जी के बारे में एक्चुअली मैं जितना कहूँ उतना कम है। मतलब बोलते हैं ना कि हिमालय की चोटी जैसा जिसका विराट रूप हो,
मैं वैसे तुलना करना चाहूँगा और उसमें कोई दोहराया नहीं दूंगा। मतलब मैं अपने पापा जी का अगर इंट्रोडक्शन दूंगा तो हिमालय की तरह दूंगा कि जिनके जैसा मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है या होगा, क्योंकि उनका व्यवहार इतना मीठा और इतना सबसे प्यार था कि मतलब ये कि मैं आज भी उनकी कॉपी करने की कोशिश करता हूँ पर कर नहीं पाता। बहुत ट्राई करता हूँ कि पापा की कॉपी करूँ। एक्चुअली उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि मतलब उन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग का, जिसे हम भारोत्तोलन और सरिसृष्टा कहते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में उन्हें एक तरीके से भीष्म पितामह के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने शुरुआत की आयरन गेम की छत्तीसगढ़ में। तो फिर आप भी मतलब जिम में ही अपना सब कुछ देना चाहते हैं? हाँ डेफिनेटली, मेरा बहुत प्यार है एक्चुअली, बहुत लगाव है मुझे जिम से। मैं पूरे एक तो मेरा मोटिव यही है कि लोग फिटनेस को ज़्यादा प्राथमिकता दें और कहीं ना कहीं अपने दिन भर के दिनचर्या में 1 घंटे का समय या 45 मिनट का समय ज़रूर दें जिम को। और ये देना चाहिए मुझे लगता है। जिसको अपने शरीर से प्यार नहीं है वही वर्कआउट नहीं करता होगा, या कोई भी एक्टिविटी ले लो आप, वो नहीं करता होगा, बट करना सभी को चाहिए सर। भवानी जिम के बारे में आपने बताया हमें, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि बॉडीटेक जिम की शुरुआत आपने कैसे की और क्या आपके इसमें प्लानिंग्स हैं और किस तरीके से आप आगे बढ़े सर? प्रेरणा मुझे भवानी जिम से ही मिली है। मैं भवानी जिम जब जाता था तो मैं एक्चुअली एक चीज़ थी मुझे कि मुझे घूमने का बहुत शौक था शुरू से ही। बचपन से मुझे घूमने का बहुत शौक है और हर शहर जहाँ मैं घूमने के लिए जाता हूँ वहाँ जिम जरूर जाता हूँ देखने के लिए। तो जिम में जब मैं देखता हूँ कि अरे यहाँ मतलब जब मैं बड़े शहर दिल्ली गया, मुंबई गया, तो मैंने देखा भाई यहाँ इतना मॉडर्नाइजेशन है, इतना अपग्रेडेशन है जिम को लेकर। और हमारे पास था जय भवानी व्यायामशाला, जो भी एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर ऐसा नहीं कि बॉडी बिल्डर नहीं निकले, वहाँ भी राष्ट्रीय नेशनल प्लेयर्स तक हमने दिए हैं बॉडी बिल्डर्स। बट ये कि अब ज़माने के हिसाब से जैसे बोलते हैं चेंज होना चाहिए, तो वहाँ मैंने जब मैं बड़े शहरों में देखा कि टेक्निक्स डिफरेंट है, मशीन डिफरेंट है, उनका बायो मैकेनिज्म डिफरेंट है, जिससे जो बंदा 1 साल की मेहनत में बॉडी बना रहा है वो 6 महीने में भी बना सकता है। तो वो मेरे मन में आया कि यहाँ में जो कुछ करना चाहिए यूथ के लिए। एक अपने आप में था कि एक जिम ऐसा होना चाहिए जहाँ एक्चुअली पुराने ज़माने में एक ये भी पॉइंट था कि लड़कियाँ नहीं आती थी अखाड़ों में। तो मुझे लगा कि हाँ लड़कियों के लिए भी कुछ जिम होना चाहिए। अखाड़ों में एक्चुअली लड़कियाँ आती नहीं थी। हुआ ये कि मुझे याद है बचपन की बात, एक्चुअली जब मैं अखाड़ा संभालता था, मुझे एक लेडी से, एक गर्ल से मेरी मुलाकात हुई जो कि पुणे से आई थी। अब वो आई अखाड़े में मेरे, तो मैं एकदम ऑकवर्ड फील किया। मैंने कहा ये क्या, लड़की कैसे आ गई जिम में? और सारे पहलवान वैसे ही हक्का बक्का हो जाते हैं, गर्ल लड़की कैसे आ गई, लड़की कैसे, सारे छू गए। अब एक्चुअली अखाड़ों में कपड़े भी हमारे ऐसे होते थे कि हमें उम्मीद नहीं थी कोई लड़की आ जाएगी जिम में। तो वही, और सारे ऐसे भागे जैसे मतलब कोई लड़कों के वॉशरूम में कोई लड़की घुस गई हो। तो सारे छुप गया। मैं उनसे मिला, मैडम आप यहाँ कैसे? तो बोले मुझे जिम ज्वाइन करना है आपका। तो मैंने कहा भाई मैम यहाँ तो लेडीज़ की कोई हमारे पास सुविधा है नहीं, फैसिलिटी नहीं है। तो उन्होंने कहा मुझे दिक्कत नहीं है, मैं पूरे शहर की, वहाँ तो सब लड़के लड़कियाँ एक साथ वर्कआउट करते हैं, मुझे दिक्कत नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ, आप देख लो आप कंफर्टेबल हो कि नहीं। तो वो मेरे लिए एक तरह से एक सिचुएशन दूसरी थी। और मैंने वहाँ से फिर अपनी दिमाग में लाया, माइंड में, कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जहाँ लड़की लड़के एक साथ वर्कआउट कर सकें। कुछ ऐसा जिम मुझे प्लान करना चाहिए। और दूसरा, जैसे मैं जिम में देखता हूँ ट्रेडमिल मशीन जो मेन जान होती है जिम की, मैं जिसे समझता हूँ आज के दौर पे ट्रेडमिल कार्डियो एक्सरसाइज, वो नहीं हुआ करता था उस समय। तो वो मैंने देखा बड़े शहरों में कि ट्रेडमिल भी होती है कोई चीज़ जिसमें लोग दौड़ते हैं और अपने को फिट रखते हैं। तो फिर वहाँ से मेरी जर्नी फिर स्टार्ट हुई। वहाँ से मैंने प्लानिंग शुरू की। मैंने अराउंड, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने करीब 5 साल मैंने बड़े बड़े शहरों में मैंने ब्रेक पे जाता था। हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, पुणे एंड गोवा, जहाँ भी मुझे लगता था कि जिम के बारे में मुझे कुछ जानकारी मिल सके। मैं इवन फॉरेन कंट्री भी गया था, सिंगापुर गया था मैं जिम के बारे में। जब मुझे पता चला कि वहाँ कुछ आपको मतलब पास की कंट्री मुझे जाना था, तो वहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन लेके आया जिम के बारे में। फिर मैंने 2011 में पहला जिम अपना गुरुद्वारे के पास में बॉडीटेक जिम, पहला जिम प्लान किया। वहाँ से फिर सर हमने शुरुआत की जिम की। सर जैसा अभी आपने बताया कि आपके जिम में लड़कियां भी आती हैं, तो क्या फिर माहौल रहता है सर? सर लड़कियों के आप नाम लोगे वैसे मैं घबरा जाऊंगा। क्यों, ऐसा क्यों? अब एक्चुअली ये कि अब आदत शुरू से सर वर्कआउट की तो रही नहीं कि हाँ लड़कियों के साथ वर्कआउट कर रहे हैं। अब ठीक है, ज़माना चेंज हो गया। अभी भी जैसे जिम हमने ओपन किया, अब गर्ल्स आती हैं यहाँ पर जिम में वर्कआउट करती हैं। शुरू में तो ऐसा था कि इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल, बहुत ही अनकम्फर्टेबल महसूस होता था। अब इसमें लड़कियों का दोष नहीं, हमारा दोष है कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं। अब वो आ रहे हैं तो हमें तो पहले तो अपने आप को देखना है कि हम दिख कैसे रहे हैं। मतलब मैं अपनी बात नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि भाई कोई आ गया है तो हमें ऑब्वियसली फिर हम वर्कआउट कर भी रहे हैं तो हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। तो वर्कआउट के साथ अपने पहनावे पे भी ध्यान देते हैं लोग? डेफिनेटली, ऑब्वियसली, मतलब हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, लड़की हो चाहे लड़का हो। बट
बट जहाँ गर्ल्स का मैटर आ जाता है वहाँ तो फिर लड़के लड़के क्या कोई भी कॉन्शियस हो जाता है। अब हमें तो ये लगता है कि भाई जिम में आपको वो ज़्यादा फ्री रहती है, जबकि मैं आपको जो सच बात है, लड़कियों का ध्यान इस सब चीज़ों में नहीं जाता, वो अपने वर्कआउट पे बिजी रहती हैं, वो अपने कंफर्टेबल जोन में रहती हैं। बट लड़के पता नहीं क्यों अनकंफर्टेबल हम लोग हो जाते हैं कि कोई अगर अच्छा दिख रहा है, अच्छा वर्कआउट कर रहा है, तो हम कई लोग को मैंने जिम में देखा है कि वर्कआउट कर तो रहे हैं पर वर्कआउट कर नहीं रहे हैं। तो वो खड़े हैं एक जगह पे कि भाई मैं कहीं मोटा तो नहीं दिख रहा हूँ, पतला तो नहीं दिख रहा हूँ, वो एक जगह खड़े हैं चुप करके और इधर उधर मतलब बैठे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। वो जब तक वो टाइम पास चलता रहे, जब तक वो लड़की यहाँ से जिम से चले मत जाए, तो उसके बाद उसका वर्कआउट स्टार्ट होता है। सांस भी रोक लेते हैं। ये आप सर सीक्रेट रहने दो, ये लड़कों की बात है, मैन विल बी मैन, आपने सुना होगा, इसे सीक्रेट रहने देते हैं सर हम। जी जी। तो मतलब मेट्रो का जो कल्चर है, आपने राजनांदगांव सिटी में लाया कि गर्ल्स और बॉयज़ एक साथ जिम करेंगे, ये बहुत अच्छी पहल है सर आपकी। और कुछ जानना चाहूँगा कि कैसा आपके यहाँ कैसा कल्चर है जिम में? एक्चुअली सर एक बहुत बड़ा टास्क था, मतलब क्योंकि एक जगह लड़का लड़की का वर्कआउट करना लोग अलग नज़रिया था लोगों का पहले, और लड़कियां भी थोड़ा सा बोलेंगे कि घबराते थे कि लड़कों के बीच में, क्योंकि लोग पहलवान हो के मतलब पहलवान नाम सुन के ही लोगों को डर लगता है, पहलवान है यार, मारता तो नहीं होगा, मारेगा तो नहीं, गुस्सा तो नहीं करेगा। तो ऐसे माहौल में लड़कियों का आना, वर्कआउट करना एक चैलेंज टाइप का मैं कहूँगा एक था एक टाइम पे, अब तो नहीं है। वो शुरू में एक मिथ था, लोगों को डर सा महसूस होता था, तो उस माहौल को क्रिएट करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, एक कंफर्टेबल जोन देना पड़ा गर्ल्स को, एक टाइमिंग हमने थोड़ा शुरुआत की, टाइमिंग हमने अलग की लड़कियों की, इस टाइम पे लड़कियां आ सकती, लड़के नहीं आ सकते। फिर धीरे धीरे वो कल्चर मिक्स होता चला गया एंड आज सभी कंफर्टेबल, सब एक दूसरे के साथ वर्कआउट करते हैं सर। और डिसिप्लिन भी दिखती है। डिसिप्लिन ऑब्वियसली सर वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लड़के अगर लड़कियां वर्कआउट कर रहे हैं तो डिसिप्लिन फ्लोर पे रहता ही है। लड़के वर्कआउट करते हैं बिना हो हल्ला के, लड़कियां अपना वर्कआउट करते हैं कंफर्टेबल होकर। एक फैमिली यार हमने माहौल दिया हुआ है और वो खुद भी अपना लगता है कि हम फैमिली के बीच में ही वर्कआउट कर रहे हैं। मैंने ये भी देखा सर, लड़के परफ्यूम लेके आते हैं। परफ्यूम का क्या काम है सर एक्चुअली? सर परफ्यूम के एक्चुअली दो काम है। एक तो जब वर्कआउट करते हैं तो ऑब्वियसली बॉडी से हमारी स्वेटिंग होती है, तो एक स्मेल क्रिएट होती है, तो कि वो अनकंफर्टेबल होता है जो भी उनके पास से गुजरता है। एक उसके काम आता है, दूसरा सर जो काम आता है मैं बताना नहीं चाहता, वो आप समझ जाइए। फिर मैं कहूँगा मैन विल बी मैन। सर हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि बच्चों की सही उम्र क्या है जिम में आने की, किस एज से उनको जिम स्टार्ट करना चाहिए और बच्चों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो उनका एक मिथ है कि अगर हम जाएंगे जिम जाएंगे तो बॉडी लड़कों जैसी हो जाएगी। बहुत अच्छा सर आपने क्वेश्चन किया एक्चुअली ये। बच्चों की जो उम्र की मैं बात करूँगा सर, बच्चे मतलब जब मैं कहूँगा कि बच्चे अगर 3-4 साल के हो गए हैं, आजकल तो फैमिली वाले ऐसे हैं कि 2 साल के होते हैं तो बच्चे को स्कूल भेजने की तैयारी में लग जाते हैं कि उन्हें प्ले स्कूल में डाल देना है। एंड मतलब वो क्यों डालते हैं उसके भी रीजंस हैं अपने, कि बच्चा ग्रो करेगा, सीखेगा जल्दी। उसी तरह से मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपने एक एम तय कर रखा है अपने बच्चे के लिए, जैसे जब बच्चा होने वाला रहता है तो पेरेंट्स पहले से नाम सोच लेते हैं कि ये नाम रखेंगे, तो कई पेरेंट्स अच्छे तो बच्चों को पहले ही सोच लेते हैं कि ये बड़ा होगा या जब होगा तो हम इसे इस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आगे भेजेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एज लिमिट की आप बात कर रहे हैं, एज अगर बच्चा 4-5 साल का हो गया है उसके बाद आप कोई भी उसे एक एक्टिविटी में आप भेज दो, चाहे कराटे हो, चाहे डांस क्लास हो, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो। बस ये कि हाँ वो उसके बॉडी के हिसाब से उस बच्चे की उम्र का ख्याल रखते हुए उसे वर्कआउट कराया जाए। मतलब नॉर्मल सा वर्कआउट 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, उसमें वो एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, जिसमें वो झूला झूले, चाहे वो कोई भी फनी गेम खेल ले। उस उम्र में तो हमें ये करना चाहिए। जब बच्चा 8, 9, 10 साल का हो जाए फिर उसे आप जिम में भी ला सकते हैं, जिससे उसे कि जिम में आने से फ़ायदा ये होगा उसकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। जो ग्रोथ बोन्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में, तो बोन्स स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती हैं। दूसरा, उसका जब बॉडी थकती है सर, उसे नींद जल्दी आएगी। दूसरा, एक बिजी लाइफ आप उसे अपने बच्चे को देते हो, एक्चुअली 8, 10, 12 साल के बाद बच्चों की बिगड़ने की उम्र शुरू हो जाती है। जो मैं कहूँगा आज के दौर पे, आज का दौर मोबाइल का, आप समझ सकते हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो वहाँ अगर आप अपने बच्चे को बिजी कर देंगे स्पोर्ट्स में, चाहे वो कोई भी, मैं नहीं कहता जिम में आप भेजो, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, स्विमिंग, कोई भी आप स्पोर्ट्स भेजो। बच्चा स्कूल से आ रहा है, स्कूल के बाद उसे आप स्पोर्ट्स में भेज दो, वहाँ 1-2 घंटा गया, फिर उसे रात को पढ़ना है, आप देखिएगा ऑटोमेटिकली बच्चा 9 बजे तक सो जाएगा। उसके पास टाइम ही नहीं होगा कि वो 9 बजे के बाद मोबाइल यूज़ कर रहा है। तो यहाँ एज लिमिट वाली जो बात है कि आप 5 साल की उम्र से उन्हें कोई भी एक्टिविटी में डाल दीजिए, मैं जिम नहीं कहूँगा। 8-10 साल का जब होता है उन्हें जिम में डालिए, पर ट्रेनर से बात कर लीजिए कि उसे उस तरह से वर्कआउट कराए कि नॉर्मल एक जो बच्चे की तरह वर्कआउट है, जिसमें उसे वार्म अप कराया जाए, पुशअप कराया जाए, डंड बैठक कराया जाए, जिससे उसकी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, बच्चा ग्रो अच्छा करेगा। और जब उसकी उम्र 15-16 साल में पहुँच जाता है फिर उसका वर्कआउट बढ़ाया जाए, जिससे उसका आगे का जो भविष्य है वो बहुत अच्छा होगा, बहुत हेल्दी होगा और बच्चा बहुत जल्दी
बड़े बड़े स्पोर्ट्स में मेडल लाना शुरू कर देगा, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल। तो वहाँ से वो ग्रो अच्छा करते हैं बच्चे वहाँ से। कि लड़कियां जब आती हैं जिम में तो उनका एक मिथ है कि अगर वो लड़के जैसे दिखने लगे, मसल्स गेन करने लगे या फिर बाइसेप ट्राइसेप आए, तो ये मिथ है। तो मेल हार्मोन्स और फीमेल हार्मोन्स दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। एक्चुअली मेल में टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है जिसकी वजह से उनकी बॉडी ग्रोथ करती है, बॉडी मसल ग्रोथ करती है, जिसकी वजह से लड़के लड़के जैसे दिखते हैं। और यही फीमेल में इस अपेक्षा बहुत कम टेस्टोस्टेरोन होता है, बहुत ना के बराबर, इसलिए लड़कियां अलग दिखती हैं। तो जब तक आप टेस्टोस्टेरोन लेवल को आप इंजेक्शन से या इंसुलिन से आप बढ़ाना ना चाहें, तब तक आप लड़कों की तरह नहीं दिख सकते। आप जिम कीजिए, वर्कआउट कीजिए, आप फिट होइए, आप अच्छे दिखिए। ऑब्वियसली स्किन में ग्लो आता है वर्कआउट करने से, आपको आपके हेयर्स अच्छे हो जाते हैं, आप फिट दिखते हो, आपकी जो फैट लेवल है डाउन हो जाता है। बट बॉडी लड़कियों की नहीं बनती, ये मिथ है, टोटली गलत है। ये आप बिल्कुल अपने दिमाग से हटाइए और वर्कआउट कीजिए, जिम ज्वाइन कीजिए, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, लेकिन हंसना मत सर आप। मैं पहले हंस देता हूँ। सर ये है कि मैं बचपन से ही जिम जाने का मेरा शौक़ था, लेकिन मेरे लुच्चे लफंगे दोस्तों ने बोला कि तू जिम मत जा, हाइट नहीं बढ़ेगी। तो सर मैं जिम फिर नहीं गया मैं। लेकिन नहीं जाने के बाद, उसके बाद भी हुआ क्या, उसके बाद भी नहीं बढ़ी। ये मीथ है सर कि जिम जाने से हाइट नहीं बढ़ती बच्चों की, कहाँ तक सही है सर? सर अगर आज गलत फहमी नहीं आती तो अब आप 6 फीट के होते आज। सर ये मतलब टोटल मीथ है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं ना सर, तो हाइट बढ़ती है, रुकती नहीं है। और बहुत कुछ आपके पेरेंट्स के जीन्स पे डिपेंड करता है। आपके पेरेंट्स की अगर हाइट अच्छी है तो बट ऑब्वियसली आपकी हाइट को कोई रोक नहीं सकता। हाँ, एक कि आपकी एक्सरसाइज के साथ साथ आपकी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए, उसमें प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, मतलब इसको मैं कह सकता हूँ कि 50% प्रोटीन आपकी बॉडी में होना चाहिए। अगर छोटे बच्चे हैं, ग्रोइंग बच्चे हैं, तो उन्हें प्रोटीन इंटेक चाहे वो एग के माध्यम से हो, चाहे पनीर हो, चाहे हेल्दी दूध हो। आज के ज़माने में मिलावट का दौर है, मैं ये तो नहीं जानता कि हाँ अच्छा दूध आपको कहाँ मिलेगा, पर अगर आपके पास कोई फैसिलिटी है, कोई जगह है, तो खुद के आप जो गाय हैं, भैंस हैं, उन्हें आप घर में पालिए, उनकी सेवा कीजिए, उनसे आपको प्योरिटी डाइट मिलेगी एंड बच्चे अच्छे ग्रो करेंगे। तो हाइट का इससे कोई लेना देना नहीं। एक्सरसाइज से मैं आपको, जैसे मैंने बताया कि मैं बचपन से जिम जा रहा हूँ, मेरी उम्र 5 साल की थी जब से मैंने हल्का फुल्का एक्सरसाइज शुरू किया था, और आज घर में मेरी सबसे ज़्यादा हाइट मेरी है, अपने पापा जी से भी हाइट मेरी सबसे ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ नहीं है सर, मिथ है। मतलब डाइट डिपेंड करता है। जी जी। आप घर का सर जितना पौष्टिक खाना खाएंगे, जितना प्योर खाना खाएंगे, उतना आपका बॉडी ग्रो करेगा। प्रोटीन का एक बहुत बड़ा रोल होता है सर, जिसे लोग नज़रअंदाज करते हैं आज के दौर पे। एक्चुअली में खाने को भी थोड़ा सा आपको मैं इसमें हाईलाइट करना चाहूँगा कि हम अगर फॉरेन कंट्री को इसमें अगर लाएँ बीच में, तो फॉरेन कंट्रीज़ में सर अपना प्रोटीन डाइट को बहुत महत्व दिया जाता है। ज़्यादातर उनकी डाइट में खैर नॉनवेज होता है, मैं नहीं कहूँगा आप नॉनवेज खाओ। वेजिटेरियन में भी बहुत सारे ऑप्शन है प्रोटीन के। प्रोटीन आप पढ़ेंगे सर, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आज के दौर पे गूगल सबसे इजी है। अगर आपको लगता है कि हाँ हमें इस बातों को सत्यापित करना है, मतलब हाँ ये बात सत्य है नहीं है, सच है नहीं है, तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। उसमें आप ये पढ़ लीजिए कि बॉडी ग्रो करने के लिए प्रोटीन का क्या रोल होता है, तो आपको आपका जवाब मिल जाए। सर हमारे शो के माध्यम से व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, द पॉडकास्टर यूट्यूब चैनल। मैं ये जानना चाह रहा था सर कि इंडिया में डाइट का कितना महत्व है, नॉनवेज या वेज? क्या नॉनवेज खाने से बॉडी बनती है, वेज खाने से नहीं बनती, या क्या सही है सर? जानना चाहूँगा आपसे। सर आप आँख क्यों मार रहे हो मुझे सर बार बार? सर नहीं सर, मुझे लग रहा है मैं लड़की की तरह तो नहीं हूँ, मैं ओके तो हूँ ना सर, ऑल ओके तो हूँ मैं। बहुत फिट लग रहा है, खूबसूरत, हैंडसम लग रहा है, मतलब क्योंकि मुझे लग रहा है सर अब आँख में आपकी आंखों को देख के मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, वो क्या है, बड़ी पर्सनैलिटी के सामने थोड़ा सा। मजाक कर रहा हूँ सर, सॉरी। मैं आपके क्वेश्चन में वापस आता हूँ। सर डाइट के लिए मैं कहना चाहूँगा, मैं ना अपनी राय किसी पे मैं थोपना नहीं चाहूँगा। वेज हो चाहे नॉन वेज डाइट हो, आपकी जैसी इच्छा हो सर आप डाइट ले सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन है तो मैं कहूँगा वेजिटेरियन डाइट लो, नॉन वेजिटेरियन हो आप नॉन वेजिटेरियन डाइट लो। आप मेरे हिसाब से खाना मत खाइए, ना किसी के कहने पे, क्योंकि हर एक खाने पे अपनी इंपॉर्टेंस होती है। अपन जिसको बोलेंगे कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल जितना मिलना चाहिए वो हर खाने में अवेलेबल है। आखिर जो वे प्रोटीन भी बन रहा है सर वो दूध से बन रहा है, या सप्लीमेंट जिसे हम कहते हैं। नॉनवेज भी है, ठीक है, नॉनवेज में प्रोटीन ज़्यादा होता है मानते हैं, बट हमारे जो वेजिटेरियन फूड है उसमें भी उतना ही ज़्यादा प्रोटीन होता है। बस हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें कौन सा खाना, कितने ग्राम हमें अपनी बॉडी के हिसाब से हमें चाहिए, हमारी बॉडी को नीड कितनी है, कितने ग्राम ऑफ प्रोटीन हमें लेना चाहिए, कितना ग्राम ऑफ कार्ब्स लेना चाहिए, कितना ग्राम ऑफ फाइबर लेना चाहिए।
ये तीनों के मिश्रण से ही हमारी बॉडी ग्रो करती है, जिसमें हमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है। अगर हम जिम लाइन पे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। हमारे भारतीय खाने में सोया है, पनीर है एंड मूंगफली है, बहुत से ऐसे डाइट हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। ग्रीन दाल है तो और ब्राउन राइस है। ये सब चीज़ों के माध्यम से हम अच्छा डाइट और प्रोटीन ले सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी डेफिनेटली ग्रो करेगी। नॉन वेजिटेरियन है तो ऑब्वियसली नॉन वेज में बहुत सारी चीज़ें हैं, और फिश है, चिकन है, एग है, इसके माध्यम से उन्हें अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है। तो दोनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है सर। आपकी जो मर्जी लीजिए, बट एक बैलेंस डाइट लीजिए और अच्छी डाइट लीजिए। सर आज के समय में ये देखा जा रहा है कि किसी के पास टाइम नहीं है। हर कोई ये बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं ये क्यों करूँ, मैं यहाँ कैसे जाऊँ। तो जिम ज्वाइन करने के लिए समय कैसे निकाले सर वो? बहुत अच्छा सवाल सर आपने पूछा। एक्चुअली मैं आए दिन मतलब कुछ ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सुबह उठना चाहता हूँ, उठ नहीं पाता, रात को आना चाहता हूँ, आ नहीं पाता। अभी आज के दौर में ऐसा कि पहले तो जिम के 2 टाइम रहते थे, सुबह और शाम। अब तो जिम 18 घंटे 18 आवर्स खुले रहते हैं जिम। आपको करना कुछ नहीं है सर। आप मुझे एक बात बताइए, आप पिक्चर जाते हैं सर, रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने? टाइम निकाल के जाते होंगे सर, जाते हैं ना सर? तो जो चीज़ आपको प्यारी है सर, उसके लिए आप टाइम निकाल रहे हो ना। आपको अपने बॉडी से अगर प्यार है तो सर टाइम निकालोगे ना आप। तो मैं आपसे सर इतना कहूँगा, हफ्ते में 1 दिन निकाल सकते हो आप, 1 दिन निकाल सकते हो ना। आप 6 दिन काम करते हो, संडे को तो आराम मिलता होगा, संडे को आप आ जाइए सर जिम। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटा दीजिए अपनी बॉडी को। मैं गारंटी दे रहा हूँ सर, आपका फिटनेस लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर पर आ जाएगा। फिटनेस लेवल में आप आ जाएगा, आप फिट महसूस करोगे। और आपके पास टाइम है सर, महीने हफ्ते में सिर्फ 3 दिन आइए वर्कआउट करना, और सिर्फ आधा घंटा दीजिए जिम को। आधा घंटा पूरी बॉडी का वर्कआउट कीजिए, अच्छा ट्रेनर हायर कीजिए, वो आधे घंटे में आपका पूरी बॉडी वर्कआउट करा देगा। आप खुद ब खुद अपने आप में चेंज महसूस करेंगे। टाइम सर सबके पास है, हम टाइम खुद निकालना नहीं चाहते। कमज़ोरी हमारे खुद के अंदर रहती है जिसे हम पहचान नहीं पाते। बस एक अच्छा दोस्त बना लीजिए जो आपको आपकी कमज़ोरी को आपका आईना बन के आपको सामने दिखाए कि तू यहाँ गलत है। अपने आप सर वो वर्कआउट शुरू हो जाएगा। और एक अच्छा सा पार्टनर देख लीजिए या गर्लफ्रेंड बना लीजिए जो आपको जिम खींच के ले जाए, तो डेफिनेटली सर आपका शेड्यूल ठीक हो जाएगा। हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ और व्यूअर्स जानना चाहती है कि सर आपके अचीवमेंट्स क्या हैं और स्ट्रगल आपने लाइफ में क्या फेस किए हैं सर? सर शुरुआत तो मैं स्ट्रगल से ही करूँगा, क्योंकि स्ट्रगल से ही मैं अचीवमेंट तक पहुँचा हूँ। तो स्ट्रगल सर मतलब एक वही मैंने शायद पहले भी आपको बताया कि मैं शुरू से एक लाइन थी कि मैं लोगों की भीड़ में चढ़ना नहीं चाहता। मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, मुझे भीड़ के आगे चलना है। और ऐसा कुछ नहीं करना है जो सब कोई करते हो, मुझे अलग करना है कुछ लाइन से। जब स्कूल टाइम में था, मेरे सारे दोस्त फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट खेलते थे। मैं भी वो गेम खेलता था सारा कुछ, बट मैंने इसको जो दिल से जो गेम को मैंने चूज़ किया वो आयरन गेम था, वेट लिफ्टिंग। सब मुझे चिढ़ाते थे कि तू क्या कर रहा है यार, क्या वेट लिफ्टिंग उठाओ और पटको, क्या करता रहता है। फुटबॉल खेल, हम लोग सब, मेरे सारे दोस्त फुटबॉल लाइन में, मैं अकेला, कोई और दूसरा वेट लिफ्टिंग उस टाइम पे नहीं करता था। एंड उस समय सलमान खान सर की भी शुरुआत शायद उसी टाइम पे ही हुई थी। मैंने प्यार किया लॉन्च हुई, उस समय सर को सबने देखा। उस टाइम से ही मेरा भी जिम का कैरियर स्टार्ट हुआ एज ए वेट लिफ्टर। तो उसके साथ साथ मुझे और भी एक मतलब ये नहीं था कि मुझे एक स्पोर्ट्स मैन ही बनना है, मैं और भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हाथ पाँव आजमाता था। जैसे मैं रोडीज़ में मैंने ट्राई किया हुआ है, कलकत्ता में मैंने रोडीज़ में ऑडिशन दिया हुआ है, उसमें मैं जीडी राउंड तक गया हूँ। एंड दिल्ली में बिलीव नहीं करेंगे आप, हज़ारों लोग रहते हैं वहाँ, धक्का मुक्की है वो। मैं गया था, ट्रैफिक इतना था कि मैं लेट हो गया, मैं टाइम से पहुँचना होता है, तो मैं दीवार फांद के गया। फिर वहाँ पर कुछ शायद पंगा हो गया था, कुछ उन्होंने जो इवेंट वाले थे उन्होंने किसी ऑडिशन देने वाले को धक्का दे दिया था शायद, तो वहाँ आग वगैरह तक लोगों ने लगा दी थी। मतलब काफ़ी पंगे हुए थे वहाँ पर। तो ये कि वहाँ फिर भागा दौड़ी है वो सब, बहुत हंगामा हुआ। एंड फिर उसके बाद खतरों के खिलाड़ी में भी मैंने अप्लाई किया, वहाँ मैं बेस्ट ऑफ 30 में ऑल ओवर इंडिया में सेलेक्ट हुआ। उसके बाद मैं ग्लैड्रेक्स मेगा मॉडल के लिए भी मैंने शुरुआत की थी, जब मुझे शुरुआती तौर पर मॉडलिंग का शौक था। वहाँ पर उनका क्राइटेरिया है कि 5'11" इज़ मिनिमम हाइट जो रिक्वायर होती है उन्हें। मेरी 5'11" हाइट नहीं है, तो वो मैं वहाँ सेलेक्ट फ़ोटो भेजा था, उसका उनका जवाब आया कि आपकी हाइट उतनी नहीं है। तो उस वजह से मैं रिजेक्ट हो गया, पहले ही वहाँ जा ही नहीं पाया। एंड मॉडलिंग मैंने शुरुआत, मैं एक तरह से कहूँगा कि मॉडलिंग से पहले शुरुआत हुई, जिम खोलने से पहले मॉडलिंग के दौर से जुड़ा। मतलब यहाँ राधनगांव में एक इवेंट हुआ, मिस्टर दूल्हा एक इवेंट था, और एक इवेंट और था यहाँ पर मैदान में एक मेला टाइप का जो लगता है, वहाँ मुझे मिस्टर इवनिंग चूज़ किया गया। वहाँ से मन में आया कि मुझ में कुछ होगा शायद जो उन्होंने मुझे चूज़ किया। फिर एक समझ लो एक फटाका सा फूटा अंदर कि मुझे मॉडलिंग के लिए कुछ करना चाहिए। फिर मैंने मॉडलिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। फिर वहाँ मुझे मिस्टर दूल्हा का अवार्ड एक लॉयंस क्लब के द्वारा आयोजित था, वहाँ मुझे मिस्टर दूल्हा अवार्ड मिला।
फिर वहाँ मैंने मॉडलिंग इवेंट भी, फिर उसके बाद मैंने राजनांदगांव में कुछ इवेंट्स कराए। मैं जब 17 साल की एज में था तब मैंने पहला इवेंट यहाँ पर कराया था, मिस्टर राजनांदगांव एंड मिस राजनांदगांव मॉडलिंग इवेंट, जिसमें आज भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे यूथ आगे निकले और आज मॉडलिंग के लाइन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो निकले, मुझे अच्छा लगा कि मेरी वजह से चलो क्या बोलते हैं, एक माध्यम मात्र में बना, मध्यम जिसे कहते हैं माध्यम की, उसकी वजह से लोग आगे निकले। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कोशिश काम आई, किसी के काम आई। तो मैंने उसके बाद 3-4 शोज़ कराए लगातार, वो आज बहुत अच्छे वो काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों को मेरी शुभकामनाएं, और भी अच्छा वो आगे काम करें। कई लोग मूवी में भी चले गए। तो ये स्ट्रगल मतलब एक ही शुरू से ही था, मुझे कुछ अलग लाइन करना, और एक था कि अपने साथ साथ मुझे लोगों के लिए भी कुछ करना है कि लोग गलत राह पे ना जाएं, गलत ट्रैक ना पकड़ें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, कुछ नशे वाली लाइन में ना जाए। तो यहाँ से मैं बस इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाता गया, और ये स्ट्रगल। इसके बाद जो अचीवमेंट जो है था, मैं खुद वेट लिफ्टर रहा हूँ, प्रोफेशनल वेट लिफ्टर रहा हूँ। मैं स्कूल कॉलेज में मैंने गोल्ड मेडल लिया हुआ है, स्कूल में भी कॉलेज में भी नेशनल में गोल्ड मेडल लिया है मैंने। एंड बॉडी बिल्डिंग भी की है मैंने, कॉलेज टाइम तक मैंने की है बॉडी बिल्डिंग। फिर ये था कि अपना मतलब ये अचीवमेंट्स है मेरे। उसके बाद और भी हैं कई छोटे मोटे अचीवमेंट्स थे। मैं स्पोर्ट्स से मुझे बहुत लगाव रहा है शुरू से ही। एंड फिर पापा जी के साथ भी जुड़ गया, फिर इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करने लग गए। एंड खिलाड़ी जो हमारे जिम से निकले हैं, आज लगभग 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स हमने दिए हैं राजनांदगांव से, जिसमें मैं सबसे बड़ा नाम जगदीश लोहार का लेना चाहूँगा। जगदीश लोहार है, ज्ञानेश्वरी यादव है, सिद्धलेश पटेल सर हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे आज राजनांदगांव का और देश का नाम रोशन किया। तो अचीवमेंट सर कोशिश लगातार जारी है कि हम बच्चों के लिए अच्छा करें, उन्हें अच्छी गाइडलाइंस दें, सपोर्ट करें उन्हें, ताकि वो आगे बढ़ सकें और देश का नाम रोशन करें। उन लोगों के लिए ही जीवन अपना समर्पित कर दिया है, कहा जाए तो। नहीं सर, मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, पर हाँ कि मुझे प्यार है इस खेल से, बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग बहुत लगाव है। एंड जब लोग वर्कआउट करते हैं, मैं जिम में देखता हूँ कोई अच्छा कर रहे हैं, अच्छा मेडल ला रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है। चलो बच्चे नाम ले या ना ले, बट मुझे खुशी मिलती है, चलो राजनांदगांव का बच्चा मेडल लेके आया, देश के लिए उसने कुछ किया, तो वो खुशी है सर। बिल्कुल डेफिनेटली किसी को जीतते हुए देखने में बहुत खुशी मिलती है। रिसेंट में आपके जिम से कोई ऐसे खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं जो आने वाले कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करें? न छेड़ो हमें, हम सताए हुए। सर आप आँख मार रहे हो बार बार, मुझे अब तंग कर रहे हो। मैं तो ऐसे आप क्वेश्चन कम पूछ रहे हो सर, आँख ज़्यादा मार रहे हो, मुझे आप कॉन्शियस कर रहे हो सर। मैं भाग जाऊँगा यहाँ से। सर जोक से पार्ट, सर हैं 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो अभी नज़र में हैं मेरे, और भी हैं, बट 2 अभी जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं आने वाले बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप के लिए। एक अनमोल है, एंड बहुत टाइम से वो बॉडी बिल्डिंग लाइन में बहुत अच्छा खिलाड़ी है। एंड आज़म, वो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में काफ़ी नाम कमा चुका है। तो दोनों ही बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, दोनों बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है हमें कि इंडिया लेवल पे अभी मेडल मुझे लग रहा है इस बारी पक्का आएगा। तो दोनों बहुत, अनमोल एंड आज़म 2 खिलाड़ी हैं हमारे अभी बॉडी टेक से। तो राजनांदगांव पर छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक मैसेज। मैं यही कहूँगा सर कि कोई भी खेल आप करें या कोई भी ज़िंदगी में कुछ भी करें, चाहे बिजनेस करें, डिसिप्लिन एक वर्ड मैं बोलूँगा जो कि एक बैकबोन है बोलूँगा आपकी बॉडी का। अगर डिसिप्लिन नहीं है आपकी लाइफ में, तो मेरे ख्याल से आपकी लाइफ वर्स्ट है, या फिर बोलूँगा वेस्ट है। कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो माँ बाप के लिए हो, चाहे आपके वर्क के लिए हो, चाहे एक्सरसाइज के लिए हो। अगर डिसिप्लिन उसमें शामिल हो जाता है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। एक और बात बोलूँगा कि आप जब तक नहीं हार सकते, जब तक आप खुद हारना ना चाहो, आपको कोई नहीं हरा सकता। आपने एक बार मन में ठान लिया तो आप जीत के रहोगे सर, आपकी पराजय शामिल नहीं है आपकी लाइफ में। तो डिसिप्लिन सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सर, यही डिसिप्लिन आपके ट्रेनर्स में दिखाई देता है, आपके स्टाफ में दिखाई देता है। कितने हार्ड वर्किंग है वो ट्रेनर्स? हमने कई ट्रेनर्स को हम खुद तैयार करते हैं, कई बाहर से भी आते हैं। ट्रेनर्स आते हैं, हम उन्हें मीटिंग्स लेते हैं, प्रॉपर मीटिंग लेते हैं, उन्हें बताते हैं कि जिम में इस तरह से आपको काम करना है और हमें मोटिवेट करना है। लोग, आप एज ए डॉक्टर, हम उन्हें बोलते हैं कि आप डॉक्टर हो, वो पेशेंट्स हैं। वो जिम में आ रहे हैं तो उन्हें ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि वो पेशेंट्स हैं, उन्हें सुधार चाहिए अपनी बॉडी पे, अपनी बीमारियों पे। तो वो कौन ठीक करता है? डॉक्टर। तो आप लोग भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर की तरह उन्हें ट्रीट करो, उन्हें वर्कआउट कराओ, अच्छा शेड्यूल बताओ, उनका ध्यान रखो एक बच्चे की तरह। क्योंकि जो बीमारी व्यक्ति हम कहते हैं ना, बीमारी व्यक्ति तो उसे बच्चों की तरह ख्याल रखना पड़ता है। तो बस उसी तरह से ट्रेनर्स अपने अच्छे सर्टिफाइड जो होते हैं, सर्टिफाइड ट्रेनर्स अपने नॉलेज से उन्हें ट्रेन करते हैं, अच्छी गाइडलाइंस देते हैं, उससे भी डेफिनेटली क्लाइंट्स को इंप्रूवमेंट मिलता है, रिजल्ट मिलता है। तो वही हमारी सर सक्सेस है। सर, मैं जानना चाह रहा था कि राजनांदगांव में आपके जिम के कौन कौन से ब्रांचेस हैं सर? हमारे सर यहाँ पर एक्चुअली 5 ब्रांचेस हैं। जय भवानी वंशशाला से जिसकी शुरुआत हुई, वहाँ से ही, मतलब मैं एक बात और आपको पॉइंट करना चाहूँगा कि इंसान की लाइफ में सर एक गुरु का बहुत महत्व रहता है। अगर आपकी लाइफ में एक अच्छा गुरु
या एक मार्गदर्शक जिसे हम कहेंगे, वो अगर लाइफ में है तो फिर आप डेफिनेटली लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर दिखाओगे सर आप। तो मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे दोनों चीज़ें दी है। एक अच्छा मार्गदर्शक जो मेरे पापा जी थे, एक अच्छा गुरु जो श्री AK सिंह सर थे मेरी लाइफ में। ये दोनों का बहुत बड़ा रोल था मेरी लाइफ में। दोनों मेरे आदर्श भी हैं, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। इनकी वजह से ही मुझे लाइन मिली आगे, मैं गलत राह पे भटका नहीं। मुझे एक अच्छी राह दिखाई दी कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए एंड मुझे कुछ तो करना है, अलग करना है। तो यहाँ से जिम की शुरुआत हुई, प्रेरणा मिली और बॉडीटेक जिम 2011 में आया, फिर 2015 में ब्रांच आई, उसके बाद 2021 में आई ब्रांच एंड फाइनली 2024 में ये हमारा द प्रीमियम क्लास बॉडीटेक जिम, ये आज छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिम और सबसे बेस्ट जिमों में आता है ये। तो ये सब आप सबकी मोहब्बत और आशीर्वाद है जो आज हम इस मुकाम पे हैं। सर आपने बताया जैसे कि अभी 5 आपके ब्रांचेस हैं राजनांदगांव में, लेकिन आप बाहर क्यों नहीं गए? राजनांदगांव से बाहर भी जा सकते थे आप। सर आप अपनी मोहब्बत को छोड़ के जाओगे क्या? मेरी मोहब्बत है सर राजनांदगांव, मैं अपनी मोहब्बत को छोड़ के नहीं जा सकता। जिस धरती ने मुझे इतना कुछ दिया, इतना नाम दिया, तो मैं उस धरती को कैसे छोड़ सकता हूँ। भारत मेरी माँ है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बट राजनांदगांव से एक अलग लगाव है। जिसने मुझे नाम दिया, पहचान दिया, तो मैं सोचा जब फिटनेस का करना ही है तो क्यों ना अपने राजनांदगांव को अपग्रेड करूँ। क्योंकि जब मैंने 2011 में पहला जिम खोला, वो उस समय का बहुत हाई लेवल का था। 2015 में खोला, उससे ऊपर खोला, 2021 में उससे ऊपर, और 2024 का मैंने एक वर्ल्ड लेवल का जिम यहाँ पर डाला। तो मैं चाहता हूँ मेरे राजनांदगांव को ही मैं पूरा प्यार दूँ, अपने प्यार को बांटूँ ना। मोहब्बत पूरे इंडिया से, पूरे भारत से है, सम्मान बहुत ज़्यादा है, कुछ भी कर सकता हूँ देश के लिए, बट राजनांदगांव से एक मोहब्बत अलग है और मोहब्बत को धोखा नहीं दिया जाता। आपने ये भी कह दी, भारत माँ है और राजनांदगांव बड़ी माँ। जी जी, कह सकते हैं, कह सकते हैं। सर ये थोड़ा सा एक और क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में कि आपके आने वाले समय में प्लानिंग्स क्या है? कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स आप कराना चाहते हैं क्या, जिससे कि लोगों को पता चले कि यहाँ कुछ बड़ा हो सकता है? डेफिनेटली सर, एक्चुअली जैसे मैंने कहा, मेरे मार्गदर्शक, मेरे आदर्श मेरे पापा जी हैं, तो उनकी याद में मैं मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन यहाँ कराना चाहता हूँ और उन्हीं के लिए ही कराना चाहता हूँ। यूथ के लिए तो है डेफिनेटली, बट उनके लिए मुझे कि उनको मुझे गिफ्ट देना है अपनी तरफ से अपने पापा जी को। तो मिस्टर इंडिया का एक प्लान है मेरा, आने वाले से मैं भी 1-2 साल में ही वो करा लूँ मैं, मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप है सर। सर मैंने सुना है अभी कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ महीनों के दरमियान आप कुछ ब्लास्ट करने वाले हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्या बात करूँ सर, ये मेरे को नहीं पता था, आपको कैसे पता चल गया? मैंने सुना है। हाँ सर, चलिए आप बात निकल गई तो मैं बता ही देता हूँ सर। एक्चुअली प्लान तो है कुछ, एक बड़ी सेलिब्रिटी को बुलाने का जो कि हमारे बॉडी बिल्डिंग लाइन से ही है, बातचीत चल रही है उनसे और मैं खुद सरप्राइज़ रहूँगा अगर वो आ जाएंगे। अभी उनसे बातचीत हो रही है मेरी, अगर वो आ जाते हैं राजनांदगांव तो डेफिनेटली पूरे राजनांदगांव को एक बहुत बोलूँगा उपलब्धि है हमारे राजनांदगांव के लिए, हमारे राजनांदगांव में वो आए। और यूथ खासकर जो आज बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, यूथ के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत इंसान है वो। तो बहुत अगर वो आ जाएँ तो मैं बहुत बड़ी बात होगी एंड कोशिश जारी है सर। तो कैसे पता चलेगा? सर इंस्टाग्राम आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम है अमित बॉडीटेक मेरी आईडी है एंड एक बॉडीटेक जिम राजनांदगांव करके बॉडीटेक जिम RGN आईडी है। अमित बॉडीटेक में आप फॉलो कर लेंगे तो भी आपको सर पूरी जानकारी उसमें मिल जाएगी। समय समय पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अमित बॉडीटेक इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कीजिए एंड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, अगर कोई इवेंट हो रहा है, कोई गेस्ट आ रहा है, आए दिन हमारे जिम में बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, कोई डिस्काउंट चलते हैं, कई सारी चीज़ें हैं, तो आपको डेफिनेटली वहाँ से पता लग जाएगी। तो आप फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, मैं एनी टाइम अवेलेबल हूँ। थैंक यू सर आपने जो भी बताया मैंने बहुत ही मोहब्बत से सुना सर। तो मैं क्या आपके जिम आ सकता हूँ? अगर आता हूँ तो क्या मुझे डिस्काउंट मिलेगा? सर एक तो मोहब्बत वर्ड हटाइए सर उसमें से आप पहले तो मुझे ना सर कुछ गड़बड़ लग रहा है सर। मोहब्बत आप लेकर आ रहे हो, आंख भी मार रहे हो, कुछ गड़बड़ है सर। सर डिस्काउंट सर मैं आपको देना चाहता हूँ पर दूंगा नहीं सर, आपकी तो वैसी हाइट नहीं बढ़ रही है सर। मैं बचपन में आना चाह रहा था, थोड़ा लेट हुआ क्या सर? सेहत की बात करें तो सेहत के लिए मैं आपको डिस्काउंट दूंगा सर, और आपके साथ साथ पूरे अपने व्यूअर्स को भी मैं सर डिस्काउंट दूंगा, ताकि आप मतलब कहीं ना कहीं लगता है ना छोटी सी भी चीज़ें डिस्काउंट मिल जाए, भले वो 10 रुपये का हो, तो हमें खुशी मिल जा रही है डिस्काउंट मिला। तो मैं आपकी बात को काटूंगा नहीं सर। आपको सामने स्क्रीन पे एक सर कूपन कोड दिख रहा है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस कूपन कोड को अगर आप जिम में लेकर आते हैं मेरे पास तो डेफिनेटली मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, स्पेशल डिस्काउंट। और आप सभी व्यूअर्स को भी, पक्का व्यूअर्स को भी डिस्काउंट दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिम में आइए, स्क्रीनशॉट दिखाइए, डेफिनेटली मैं आपको डिस्काउंट दूंगा।
पक्का। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं और आपको फ़ायदा भी होने वाला है। ऑफ़र आपको मिल चुका है। डिस्काउंट अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप पहुँच जाइए तुरंत बॉडी टेक जिम में, आपको डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू। तो सर, आज के यूथ में ये चर्चाएं बहुत हो रही है सर एस्टेरॉइड्स को लेके, तो ये किस हद तक सही है? एस्टेरॉइड्स लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? और एक चीज़ और देखने को मिल रहा है सर कि जिम में हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो क्या इसका कारण जिम है या कुछ और है सर? कुछ टिप्पणी आप देना चाहेंगे? स्टेरॉइड टोटली मैं तो इसको बोलूँगा कि नहीं, इलीगल है ये, जिसे किसी भी युवा को, आज की युवा पीढ़ी को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि ये आपके आने वाले भविष्य को ख़राब कर देता है। तो मेरी सलाह तो बिल्कुल नहीं है स्टेरॉइड्स को लेके कि किसी भी यूथ को, किसी भी युवा या बॉडी बिल्डर को लेना चाहिए। आपको जितना हो सके नेचुरल डाइट पे डिपेंड रहना चाहिए, बिलीव करना चाहिए। समय ज़रूर लगता है, बट एक ना एक दिन डेफिनेटली आपको सफलता उसमें मिलेगी और आप अपना मुकाम हासिल करेंगे। पर आज की युवा पीढ़ी में मैं जो देख रहा हूँ, ये बात की समय किसी के पास नहीं है। जो बात आई थी, हमने बीच में भी बात की कि रुकना, किसी को वेट नहीं करना है, सबको आगे बढ़ने का भागम भाग लगा हुआ है। मुझे इससे आगे निकलना है, मुझे यहाँ से निकलना है, शॉर्टकट अपनाना है, सीधे रास्ते नहीं जाना है। इस वजह से स्टेरॉइड्स हमारे जीवन में शामिल हो गया। जो युवा वर्ग के लोग आजकल अपना रहे हैं कि उन्हें अपनी मेहनत पे उतना भरोसा नहीं है जितना स्टेरॉइड्स पे भरोसा है। तो वो कई बार गलत सजेशन पे, गलत, अगर उनको कोई गुरु मिल गया जो उनको गलत सजेशन देता है कि मैं तेरी बॉडी बनवा दूंगा 2 महीने में, 6 महीने में बनवा दूंगा, तू इतना पैसा दे मुझे, तो वो कई हद तक गलत दिशा पे जा रहे हैं। जो मैं बिल्कुल आज के युवाओं को बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ एक अच्छे गुरु पे भरोसा रखें जो आपको स्टेरॉइड्स की सलाह दें। शुरू में आपका जिम शुरू नहीं हुआ है, महीना भर नहीं हुआ, 15 दिन नहीं हुआ, और लोग आपको बोलेंगे स्टेरॉइड्स ले लो, तो आप बिल्कुल उस गुरु को तुरंत छोड़ दीजिए या वो जिम चेंज कर दीजिए। मैं आपको बिल्कुल आपके भविष्य के लिए बोलूँगा, आप अपना जीवन ख़राब करेंगे। अगर आप गलत राह पे या गलत आपने इंसुलिन ले लिया तो आपका किडनी, लीवर डैमेज हो सकता है, आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो एक अच्छा गुरु होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और ऐसे बहकावे में बिल्कुल मत आए कि स्टेरॉइड्स तुझे लेना चाहिए। हाँ, आज के दौर पे मैं बोलूँगा जैसे मिस्टर ओलंपिक, जो बड़े बड़े बॉडी, अर्नोल्ड क्लासिक, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, डेफिनेटली लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा यहाँ पर। लोग लेते हैं क्योंकि वो कंपटीशन इतना बड़ा होता है, जहाँ पर अब ये चलन में भी आ गया, मैं कहूँगा। बट स्टिल मैं कहूँगा इट्स इलीगल, आपको नहीं लेना चाहिए, आपके लिए, बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। और जो लोग ले रहे हैं, मैं किसी को यहाँ पर फोर्स नहीं करूँ कि आप लो, जो लोग ले रहे हैं मैं कहूँगा प्रॉपर गाइडलाइन में लीजिए, उसका पीसीटी कराइए, मतलब उसको यूज़ करने के बाद उसको वॉश आउट करना होता है बॉडी से, तो उसको आप प्रॉपर उस वे को, मतलब उस, क्या बोलूँगा मैं, उस शेड्यूल को अपनाइए जिससे आपकी बॉडी में कोई हार्म मत हो। बाकी मेरा सजेशन ये है कि आप स्टेरॉइड से दूर रहिए, जितना हो सके नेचुरल कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो दूसरा मैं आऊँगा आपके, जो आपने एक बात कही कि हार्ट अटैक को लेकर बहुत ज़्यादा आजकल चर्चाओं में है जिम, तो उसमें भी मैं कहूँगा कि आप, अगर कई लोगों का ऐसे मैंने देखा है, जिम में लोग आते हैं और कहते हैं सर हमें ट्रेनर की ज़रूरत नहीं, हम खुद वर्कआउट कर लेंगे। कई जगह वो कुछ पैसे बचाने के चक्कर वाली बात कह लूँ मैं, या फिर वो बोले उन्हें हिचकिचाहट होती कि नहीं मैं अकेले खुद कर सकता हूँ, तो वो गलत वर्कआउट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको ब्रीदिंग मूवमेंट नहीं होता है। मैं आज के युवाओं में एक चीज़ ज़रूर देखता हूँ, आज मतलब 90% मैंने लोगों को देखा है वार्म अप नहीं करते हैं। वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप कोई भी वर्कआउट करें, खासकर जब हम जिम करें तो हमें वार्म अप करना चाहिए। उससे बॉडी में गर्माहट पैदा होती है और हमारी बॉडी खुलती है। उसके बाद आप कोई भी डंबल, आपको रॉड वर्कआउट करना है, कोई भी वर्कआउट करना है, आप कर सकते हैं। वार्म अप ज़रूर कीजिए 10 से 15 मिनट। जब बॉडी में पसीना आना शुरू हो जाए, समझ लीजिए आपकी बॉडी वार्म अप होगी, देन आप वर्कआउट स्टार्ट कीजिए। पर आजकल युवा ट्रेडमिल में सीधा भागने लग जाते हैं, वार्म अप करते नहीं, वजन उठा लेते हैं। इसकी वजह से उनको इंजरी होती है और वो फिर ट्रेनर पे डाल देते हैं या तो जिम छोड़ देते हैं। और रही बात हार्ट अटैक वाली बात, तो हमारे हार्ट को, हमारे दिल को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ब्रांडेड मशीन्स, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यूथ में आजकल ये था कि मशीन होती है, मशीन्स नहीं होती है। बायोमैकेनिज्म का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छे ब्रांडेड जो मशीन्स होती है, बड़ी कंपनी जैसे लाइव फिटनेस, हमारे जिम में लाइव फिटनेस होने लगा हुआ है। इसमें जो ट्रेडमिल है उसमें आप एप्पल वॉच के थ्रू अपने एक्सरसाइज को आप रूटीन उसमें पूरा कोलैब कर सकते हैं। आपको पता रहेगा आप कितने कैलोरी आपने बर्न की है। उसमें सेंसर लगे हुए हैं, जब आप दौड़ते हैं तो आपका एक हार्ट रेट रहता है। हमारे नॉर्मल आम इंसान का हार्ट रेट रहता है 72 बार धड़कना 1 मिनट में, 72 टाइम्स बीट करता है 1 मिनट में, एक नॉर्मल जो होता है। हम 70 से 90 बार को नॉर्मल वे पे लेते हैं, पर जब हम वर्कआउट करते हैं तो वही हमारा हार्ट रेट 180 तक जाता है, 160, 170 तक जाता है। बट वो आपको एक मॉनिटर करना होता है कि आपकी एज कितनी है। जितनी बड़ी आपकी एज है तो उतना वो हार्ट उतना तेज़ नहीं भागना चाहिए, वो आपको मॉनिटर करना पड़ता है। उसके लिए आपको एक अच्छे ट्रेनर की ज़रूरत होती है। तो अगर 180 बार से ज़्यादा आपका दिल धड़क रहा है 1 मिनट में,
तो वो आप डेंजर जोन में जा रहे हो। फिर आपके हार्ट को ऑक्सीजन उतनी कम मिलती है और आप अपने जोश के कारण कि मुझे एक ही दिन में दुबला होना है, एक ही दिन में अपना मुकाम हासिल करना है, तो उस जोश में आपको हार्ट अटैक आ जाता है क्योंकि आपके हार्ट को सांस नहीं मिलती है। तो जब भी आप कोई भी वर्कआउट करें, मेरा सबसे प्लीज़ निवेदन है हाथ जोड़ के, ब्रीद इन ब्रीद आउट मूवमेंट ज़रूर करें, सांस लीजिए सांस छोड़िए, वार्म अप ज़रूर कीजिए, उसके और एक अच्छे गाइडलाइन में वर्कआउट कीजिए। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और आप खुद अपने आप में चेंजेस महसूस करेंगे। आपका वर्कआउट का टाइम बढ़ जाएगा, आप जो भी एक्सरसाइज 10 बार करते हैं आप 12 बार 14 बार करने लगेंगे। बहुत फ़र्क आप खुद महसूस करेंगे। सर अगर कोई जिम ज्वाइन करता है तो कौन सा समय सही रहता है सर? सुबह उसको वर्कआउट करना चाहिए कि शाम को करना चाहिए सर? समय सर मैं कहूँगा कि आजकल तो जिम बड़े शहर में तो 24/7 हो गए। हमारा भी जो जिम है बॉडी टेक वो 18 आवर्स ओपन रहता है, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक ओपन रहता है। तो वर्कआउट का आज के दिनचर्या में आज के सबको समय की सीमा है, सबको काम बहुत ज़्यादा है, कोई बिजी है, कोई कहीं गया हुआ है। तो ऐसा मैं कहूँगा कि सुबह शाम वाला मैटर अब तो ख़त्म हो चुका है, लोग दोपहर को भी वर्कआउट करने आते हैं। बट फिर भी मैं कहूँगा कि सुबह की जो एनर्जी है, जो सूर्योदय सुबह होता है, उसमें जो फ्रेशनेस रहती है एयर पे, जो एनर्जी रहती है आपकी बॉडी में, क्योंकि अब रात को सो के फिर उठ के वर्कआउट करने आते हो तो आपकी बॉडी एक रेस्ट मोड से गुजर चुकी होती है जहाँ आपकी बॉडी को आराम मिल चुका होता है। तो सुबह आप बहुत ज़्यादा फ्रेश रहते हो, फुल ऑफ एनर्जी रहते हो। तो मैं सुबह को प्राथमिकता ज़्यादा दूंगा कि सुबह वर्कआउट टाइम मिले तो आप सुबह कोशिश कीजिए कि सुबह वर्कआउट कीजिए। बाकी कुछ ऐसे हानि नहीं है कि आप दोपहर को वर्कआउट करें, शाम को या रात को। वर्कआउट आप कभी भी कर सकते हैं, वर्कआउट का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बाकी मेरी राय सुबह को लेकर ज़्यादा है। सर वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि जिस गली से मैं गुजरूं वहाँ से लोग मुझे देखें, मेरी पर्सनालिटी को देखें, तो क्या करूं सर मैं ऐसा? सर अब लोगों की बात नहीं कर रहे हो, अब लड़कियों की बात कर रहे हो। आप चाहते हो लड़कियां आपको पलट पलट के देखें, पर मैंने तो जाना सर, जहाँ तक मुझे पता है मैरिड हो। मैरिड तो हूँ सर, लेकिन आपको किसने बताई ये बात? मैं टारगेट में समझ रहा हूँ सर, मैन विल बी मैन जो मैं कहता हूँ ना, मर्द ही रहेंगे। तो ये बात सर सही है, आपको देख के लग रहा है, आँख भी मार रहे हो, मोहब्बत भी कर रहे हो, फिर आप बोल रहे हो लोग भी देखें। चलिए आपकी बात का जवाब मैं एक अच्छी तरह से देता हूँ। सर मैं देखते आ रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि एक जो बॉडी बिल्डर होता है उसको अपने परिचय देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बाकी कोई भी स्पोर्ट्स ले लें, अगर वो स्पोर्ट्समैन रास्ते से गुजर रहा है, चाहे कोई भी हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, मैं सभी स्पोर्ट्स का सम्मान करता हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, बट मैं बता नहीं सकता कि वो कौन सा स्पोर्ट्स खेलता है या कौन से स्पोर्ट्स का वो खिलाड़ी। बट एक बॉडी बिल्डर जब रास्ते से गुजरता है ना सर, तो लोग उसे पलट के देखते हैं, यार बॉडी बिल्डिंग करता है, जिम जाता होगा, क्या पर्सनैलिटी है। लोग उससे टिप्स लेते हैं, सर बॉडी कैसे बनाए हो, क्या डाइट लेते हो। तो कितना उस सुकून का एहसास तब होगा जब आप उस मुकाम पे पहुंचेंगे। तो वो सर जो सुकून उस समय और जो खुशी मिलती है अंदर से ना, जब आपको कोई बोलता है सर एक सेल्फी, सर डाइट क्या लेते हो, बॉडी कैसे बनाते हो, तो उसका सर मज़ा कुछ और है। मतलब दुनिया में फिर उस दिन आप ऐसा लगता है कि आपसे अच्छा कोई नहीं है और पूरी दुनिया आप जीत चुके हो, जब लोग आपको पलट के देखें और आपसे दो बातें कर लें फिटनेस को लेके। और सबसे बड़ी बात एक और बताऊंगा सर, फिटनेस से जब आप जुड़ जाते हैं ना, आपके पास बात करने के लिए टॉपिक्स मिल जाते हैं। आप कहीं भी पार्टीज़ में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, फ्लाइट पे जा रहे हो, आप किसी से भी, कोई आपका फिटनेस अच्छा है वो आपसे बात करना खुद शुरू कर देगा। और वो नहीं करेगा तो आप शुरू कर दोगे फिटनेस को लेकर कि आप जिम जाते हो, कितना टाइम वर्कआउट करते हो, क्या खाते हो। तो सर बहुत ये दुनिया अलग है, आप वर्कआउट कीजिए, डेफिनेटली आपको एक ऑरा ऐसा मिल जाएगा, एक पर्सनैलिटी ऐसे मिल जाएगी, ये लोग आपके फ़ैन खुद ब खुद बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया कीमती, हमको इस तरीके से इस काबिल समझा कि आप इतने अच्छे क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हैं। बस अपने जीवन में अच्छाइयों को शामिल करते जाइए, लोग खुद ब खुद आपसे जुड़ते चले जाएंगे सर, आपको तलाश किसी की करनी नहीं पड़ेगी, लोग खुद आपके पास आएंगे। बिल्कुल सर। और एक लास्ट क्वेश्चन सर, हमारे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? व्यूअर्स को यही कहूँगा कि मम्मी पापा का सम्मान करें, अच्छा वर्कआउट करें, कोई भी वर्कआउट करें, मैं नहीं बोलूँगा जिम जाओ, स्विमिंग, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कुछ भी आप खेलें, आधा घंटे का टाइम अपनी बॉडी के लिए ज़रूर दें, रोज़ नहीं दे सकते, हफ्ते में 3 बार दो, 3 बार नहीं दे सकते संडे को दीजिए, पर आधा घंटा अपने शरीर को जरूर दीजिए। आप जिस दिन अपने शरीर से, अपने आप से प्यार करने लगेंगे, आप दुनिया के सबसे सुंदर इंसानों में, व्यक्तित्व में शामिल हो जाएंगे। तो अपने आप से प्यार कीजिए, मेरा यही मूल मंत्र है। अपने आप को प्यार कीजिए तो अपने आप सुंदर लगने लगेंगे और आपको हर कपड़े अपने ऊपर अच्छे लगेंगे, आप में निखार खुद ब खुद आ जाएगा। तो यही सर एक मैसेज है। बाकी जय हिंद सर, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सर, आपने इतना अच्छी जानकारी आपने दी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिली जो आज की युवाओं को जाननी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस काबिल समझा कि पॉडकास्ट में अपने चैनल में मुझे जगह दी, तो धन्यवाद सर, दिल से धन्यवाद।
मुझे एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपके साथ यूँ बैठ के हम रूबरू होंगे और आपस में डिस्कस करेंगे। अच्छा एक मौका दिया आपने मुझे कि जनता तक मेरी आवाज़ जाए, मेरी बात जाए। बस बहुत मतलब शुक्रिया है सर, दिल से जितना मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उतना कम है। बहुत बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारी टीम की मेहनत है कि आप जैसे गुणी लोग, आप जैसे एक्सपीरियंस, आप जैसे व्यक्तित्व से हम पॉडकास्ट कर पा रहे हैं। थैंक यू सर।